हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो विल है उसको प्रोबेट करा सकते हैं। तो उस विल को प्रोबेट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोर्ट के अंदर प्रोबेट पिटीशन लगानी होगी और इसको आपको प्रोबेट कराना होगा, तभी आपकी विल जो है वो एक सही विल मानी जाएगी। तो इसके लिए हमारी पिटीशन जो होती है वो किस तरीके से फाइल होती है, उसका क्या फॉर्मेट रहता है वो हम देखते हैं। तो जैसे ही हम बाकी सारे पिटीशंस के अंदर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या रहता है, बिफोर द जोन से भी आप जज के सामने लगा रहे हो सिविल कोर्ट के अंदर, उनका आप पहले नाम देते हो, पिटीशन नंबर ऑफ, ये पिटीशन नंबर हमें जब फाइल हो जाता है उसके बाद मिलता है, ऑफ 2023 और जिस भी ईयर के अंदर आप इसको फाइल कर रहे हैं। देन इन द मैटर ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, मिस्टर जिसका भी नाम है, यानी कि जो भी यहाँ पे पिटिशनर है, रेजिडेंस ऑफ, उसका ऑक्यूपेशन और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि पिटिशनर रहता है, यहाँ पे कोई भी डिफेंडेंट नहीं होता है प्रोबेट पिटीशन के अंदर। देन वी गिव अ हेडिंग जिसके अंदर हम लिखते हैं पिटीशन फॉर प्रोबेट ऑफ विल ऑफ, जिस व्यक्ति का नाम है ये आएगा यहाँ पे, जैसे मिस्टर ए या जो भी है मिस्टर जेड, हम मिस्टर जेड मान लेते हैं इसको यहाँ पे। तो पिटीशन फॉर प्रोबेट ऑफ विल ऑफ, कि हम पिटीशन लगा रहे हैं किसकी विल की प्रोबेट कराने के लिए, मिस्टर जेड की, जो कि 3 मार्च को, हम ऐसा मान लेते हैं 3 मार्च को एक्सपायर हो गए हैं। किसके फेवर में उन्होंने विल करी थी, ट्रिपल ए के फेवर में विल करी थी, जो कि ये पिटिशनर है इसके अंदर, जो कि सन था इस मिस्टर जेड का, बाय कास्ट अंडर सेक्शन 276 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो हम ये कौन से सेक्शन के अंडर ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 276 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर कर रहे हैं। फिर हम अपने फैक्ट्स को लिखेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले वही बेसिक चीज़ें मेंशन करेंगे कि ये जो अबव नेम्ड मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर जेड हैं, जिनको हम डिजीज़ बोल रहे हैं, जिनको अब आगे हम डिजीज़ बोलेंगे, जो कि एक हिंदू थे और उनके ऊपर क्या चल रहा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट लग रहा था, जो कि एक्सपायर हो गया। अब हम पूरी डिटेल दे रहे हैं कि इस डेट पे, इस दिन, इस जगह पे वो एक्सपायर हुए हैं, और ये जो एक्सपायर हुए थे ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर ही हुए थे, जिस कोर्ट के अंदर हम ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं, विच हैड बिन हिज फिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो कि उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी था विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, और लीविंग द प्रॉपर्टी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। अब या फिर वो उनकी डेथ तो कहीं और हुई थी, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी को इस जुरिस्डिक्शन के अंदर लीव कर रहे हैं, एज विल अपीयर फ्रॉम द एफिडेविट ऑफ द असेट्स इंस्टीट्यूटेड हियर विद। तो वो हम एफिडेविट के अंदर मेंशन करेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक तरीके से हम यही लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति मरा है वो कौन है, वो कब मरा है, कहाँ मरा है, ये उसकी पूरी हम डिटेल दे रहे हैं। वो एक हिंदू था और उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई हो रहा था, और हम यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं कि उसकी डेथ कहाँ पे हुई थी, विद इन जुरिस्डिक्शन हुई थी, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, विद इन जुरिस्डिक्शन है। तो ये बात हम यहाँ पे मैंशन कर रहे हैं। फिर द सेट डिजीज्ड, क्योंकि अब हमने ऊपर लिख दिया था कि हर जगह पे हम इसको डिजीज वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। उसने एक राइटिंग के अंदर, विच इज़ हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, तो उसने अपनी लास्ट विल छोड़ी थी राइटिंग के अंदर, और उस विल को हमने क्या किया, जो उसने राइटिंग के अंदर छोड़ी थी उसको हमने इज मार्क्ड एज एग्जिबिट ए, उसको हमने एग्जिबिट ए करके पीछे लगा दिया है, एंड हैंडेड इन सेपरेटली फॉर बीइंग फाइल्ड एंड केप्ट इन सेफ प्लेस इन द ऑफिस ऑफ द प्रोनोटरी एंड सीनियर मास्टर। A copy of the said will here to be annexed and also marked exhibit A। तो हम इसकी एक कॉपी जो है यहाँ पे लगा देंगे इसके साथ, दैट द सेट विल ड्यूली एग्जीक्यूटेड, और इस विल की अब हम डिटेल देंगे कि ये कहाँ पे हुई थी, किस दिन हुई थी, तो ये डिटेल हम इस विल की बताएंगे। दैट द पिटिशनर इज द एग्जीक्यूटर और वन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स नेम्ड इन द सेट विल और द एग्जीक्यूटर अकॉर्डिंग टू द टेनोर देयर ऑफ। फिर हम ये बात लिखेंगे कि वो क्या थे, एग्जीक्यूटर थे, या वन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स थे, मतलब जिनके फेवर में विल हुई थी। दैट द पिटिशनर हैज ट्रूली सेट फोर्थ इन शेड्यूल नंबर 1। अब हम बता रहे हैं कि पिटिशनर ने शेड्यूल नंबर 1 के अंदर हेयर टू एनेक्स एंड मार्क्ड एग्जिबिट बी, जिसको हमने कर रखा है, ऑल द प्रॉपर्टी एंड क्रेडिट्स which the deceased died possessed of entitled to the time of his death which have or are likely to come to his hand। तो यहाँ पे उसने पूरी डिटेल दे दी है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको हमने एक शेड्यूल में उसकी पूरी डिटेल दे दी, ताकि वो पता चल जाएगी क्या क्या चीज़ें उसको मिल रही हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड क्रेडिट्स, ये दोनों चीज़ें शेड्यूल 1 के अंदर बता दी। फिर शेड्यूल 2 के अंदर क्या बताया पिटिशनर ने, हेयर टू एन, जिसको हम एग्जिबिट सी कर रहे हैं, all the items that by law he is allowed to deduct for the purpose of ascertaining the net asset of the disease। तो ये दूसरी चीज़ हमने शेड्यूल 2 के अंदर बता दी। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो हम शेड्यूल वाइज बताते जाएंगे। जैसे कि शेड्यूल 3 हमने लगाया, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लगाना है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में लगे, हो सकता है ना लगे। यहाँ पे हम शेड्यूल 3 लगा रहे हैं, एग्जिबिट डी कर रहे हैं, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द डिजीज
एज अ ट्रस्टी के ऐसी उस प्रॉपर्टी की डिटेल बता रहे हैं जो कि डिजीज़ के बाद एज अ ट्रस्टी थी, यानी कि जिसका वो ऑनर नहीं था, किसी और के इंटरेस्ट के लिए उसने होल्ड कर रखी थी। यहाँ तक हमने सारी बात बता दी कौन कौन सी एसेट्स थी। That the assets of the disease after deducting the items mentioned in schedule number 2 but including all rents, interest and dividend which have accrued since the date of his death of the disease and increased value of the assets since the said date are of the value of rupees। तो यहाँ पे हम अब पूरा लिख देंगे कि कितनी वैल्यू बन रही है, सारी डिडक्शन करने के बाद जो भी रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड आ रहा है, जितना भी एक्रू हो गया, यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिख देंगे जितना अमाउंट बन रहा है। The value of asset which will come to the petitioner's hand in case of probate of the will or letter of administration with a copy enclosed thereto being allowed does not exceed the aggregate sum of rupees। और फिर यहाँ पे हम सम लिखेंगे कि कितने रुपए की जो भी वैल्यू है, कितने वैल्यू तक की चीज़ जो है इसके पास टोटल आ रही है। And the net amount after deducting all item which he is legally allowed to deduct by him being under the value of rupees। और जितनी भी चीज़ें डिडक्ट करने के लिए अलाउ है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। दैट डिजीज वॉज अ हिंदू, जो मरा था वो हिंदू था, उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है। एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ही लेफ्ट द फॉलोइंग एंड नन अदर रिलेशंस हु वुड हैव बीन सक्सेसर इन केस ऑफ इंटेस्टेसी अंडर द सेड एक्ट। अब यहाँ पे हम डिटेल देते हैं कि ये जो व्यक्ति मरा है ये हिंदू था और इसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लग रहा था, और जिस वक्त ये मरा था इसके ये लोग जो थे रिश्तेदार थे, और ये वो रिश्तेदार थे कि अगर कोई भी हमने इस तरीके की विल नहीं बनाई होती तो अगर वो इंटेस्टेट मर जाता, यानी कि बिना विल बनाए मर जाता, तो इन लोगों के हिस्से में चीज़ें आती। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन है, कि ब्रदर है, क्या उसकी एज है, वाइफ है, सन है, जितने भी लोग हैं इस तरीके से अगर वो इंटेस्टेट मरता उनकी हम डिटेल देते हैं कि ये लोग होते हैं, और उनके रिगार्डिंग पूरी डिटेल देंगे हम कि वो कौन कौन है। द पिटिशनर हैज ड्यूली पेड द एड वॉलरम ड्यूटी पेबल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज। तो वो जो हमने ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करी थी ना, वो इसलिए करी थी ताकि हम उसके ऊपर क्या कर सकें, कोर्ट फीस जो हमें देनी होती है, ड्यूटी जो हमें देनी होती है, वो हम पे कर दें। फिर ये बात जनरल है कि हमने कोई और एप्लीकेशन जो है किसी और कोर्ट के सामने नहीं लगाई है इन प्रोबेट ऑफ द सेड विल विद अ कॉपी ऑफ एनक्लोज हियर टू एंड नो प्रोसीडिंग और सूट आर पेंडिंग फॉर मैनेजिंग ऑफ द एस्टेट। और कोई हमारा कोई भी केस पेंडिंग नहीं है इसके रिगार्डिंग। Petitioner hereby undertake to manage the estate with credits of the said A disease and to make and file a full and true inventory thereof for exhibiting the same in the court by 6 months from the date of granting probate of will। तो वो 6 महीने मांग रहा है कि जिस भी दिन आप प्रोबेट कर दोगे मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक तरीके से पूरी इन्वेंट्री बना दूंगा। टू हिम एंड ऑल्सो गिव हिज कोर्ट अ ट्रू अकाउंट ऑफ सेड एस्टेट विद क्रेडिट्स बाय 1 year फ्रॉम द सेड डेट। दिस एप्लीकेशन इज मेड बोनाफाइड करी है हमने एप्लीकेशन। इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मेंशन हियर इन अबव दिस ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेशियसली भी प्लीड टू। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना तो हम कोई फायदा नहीं है कुछ भी पिटीशन लगाए। तो यहाँ पे प्लेंटिफ क्या प्रे कर रहा है, टू पास द ऑर्डर टू प्रोबेट द विल, कि आप विल को प्रोबेट कर दो जिसकी डेट जो भी डेट थी वो डेट थी, इन फेवर ऑफ द पिटिशनर इफेक्टिंग थ्रू आउट द स्टेट ऑफ, जिस भी स्टेट के अंदर हैं। ठीक है। और दूसरा हम रिलीफ मांग रहे हैं कि कोई और रिलीफ अगर कोर्ट को ठीक लगता है, जो भी ठीक लगता है इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो पास कर दे। तो एक तो हमने प्रोबेट का मांग लिया, बाकी हमने कोर्ट के लिए एक वे ओपन कर दिया कि उनको कोई और रिलीफ ठीक लगता है तो कोर्ट वो रिलीफ भी दे सकता है। देन पिटिशनर थ्रू एडवोकेट आ जाएगा, प्लेस एंड डेट आ जाएगी। देन हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो जनरली हमें करना ही होता है आई, जो पिटिशनर का नाम आता है, डू हियर बाय डिक्लेयर एंड से दैट स्टेटमेंट कंटेन इन पैराग्राफ जितनी भी हैं ऊपर, एंड ऑफ द अबव पिटिशनर ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये हमें लिखना ही होता है कि मेरे बेस्ट नॉलेज के अंदर है, और जो पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है आर माई प्रेजेंटेशंस। फिर वेरीफाइड एट जगह आ जाती है ऑन दिस डे ऑफ, और पिटिशनर, और डिक्लेरेशन ऑफ विटनेस आ जाती है इस तरीके से। और ये फिर हम ओथ कमिश्नर से इसके एफिडेविट जो होते हैं वो स्टैम्प करवा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रोबेट की जो पिटीशन होती है वो बन जाती है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आप प्रोबेट की पिटीशन बना सकते हैं और कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।